गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे। शिक्षा के सिद्धांत एवं प्रयोग के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के योगदान की सविस्तार विवेचना कीजिए। इसका उत्तर लिखने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा के सिद्धांत में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान और इसके अंतर्गत हमें पॉइंट्स दे करके अपने पूरे टॉपिक को क्लियर करना होगा। तो पहला पॉइंट्स इसमें डालेंगे मानव अभिवृद्धि एवं विकास। इसके अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और उसके शारीरिक, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन 4 कालों शिशु, बाल, किशोर और प्रौढ़ अवस्था के क्रम में किया जाता है। इसमें मनुष्य के विकास में उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका का अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, मानसिक योग्यताएं एवं उनका मापन। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इन दोनों प्रकार के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इन तत्वों में उनकी मानसिक योग्यता, बुद्धि, अभिक्षमता, चिंतन एवं तर्क आदि का बड़ा ही महत्व होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की मानसिक योग्यताओं और उनके मापन की विधियों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट्स ये डाल सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। इसके अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी समायोजन क्षमता की अहम भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और शिक्षकों के मानसिक विकास में बाधक एवं साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही कुसमायोजन के कारण सुसमायोजन की विधियों का अध्ययन भी किया जाता है। ये चौथा पॉइंट देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कोई 2 बच्चे समान नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसका शिक्षा की प्रक्रिया में क्या महत्व है, इन सब का अध्ययन भी इसके क्षेत्र में ही आता है। 5वां पॉइंट है विशिष्ट बालक। प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु अब उसमें विशिष्ट बालक अर्थात पिछड़े, मेधावी, अति विकलांग एवं अपराधी का भी अध्ययन किया जाता है और उनके व्यवहार के नियंत्रण को करने एवं शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। आज यह सब भी उसके अध्ययन क्षेत्र में आता है। समूह मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं कि अब सभी देशों में बच्चों को समूह रूप में पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यष्टि के अध्ययन के साथ उसके समूह का अध्ययन भी किया जाता है। उनके समूह, मन और सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है और समूह में व्यष्टि का व्यवहार क्यों बदल जाता है और कैसे बदलता है, इस सब का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। सीखना अर्थात लर्निंग, और इसको अधिगम भी कह सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, उसके कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों, सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है और इनके आधार पर शिक्षण के सिद्धांतों तथा नियमों की खोज की जाती है तथा विभिन्न स्तर के बच्चों के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। शिक्षण अर्थात टीचिंग। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण प्रतिमानों का योगदान दिया है, जो शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में बहुत उपयोगी है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज छात्र घर बैठे विख्यात विशेषज्ञों के व्याख्यान सुन सकते हैं तथा उनसे अपनी शंकाओं का समाधान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कर सकते हैं। अभिरुचि, अवधान, प्रत्यक्षीकरण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बुद्धि के अतिरिक्त अभिरुचि, अवधान तथा प्रत्यक्षीकरण का बहुत महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को ध्यान तथा प्रत्यक्षीकरण के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराता है, जिसका उपयोग वह कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में कर सकता है। स्मृति, विस्मृति, अभिप्रेरणा।
स्मृति, विस्मृति तथा अभिप्रेरणा तीनों अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक तथा छात्रों की स्मृति की प्रक्रिया तथा स्मृति में सुधार के उपायों की जानकारी प्रदान करता है तथा उन कारकों का विवरण प्रस्तुत करता है जो छात्र को अधिगम प्रक्रिया में भी अभिप्रेरित कर सके। व्यक्तित्व शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व की प्रकृति, विकास तथा मापन का अध्ययन करता है। अतः शिक्षक को छात्र के व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जिससे वह छात्रों के व्यक्तित्व की धनात्मक योग्यताओं में स्थायित्व लाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित कर सकता है तथा नकारात्मक पहलुओं को हतोत्साहित करके छात्रों को उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। क्विंटिलियन नामक रोमन के महान शिक्षक ने कहा था, अच्छे वक्ता को प्रशिक्षित करने के लिए अध्यापक को बालक के स्वभाव को जानना आवश्यक है। आइए आगे पॉइंट्स करते हैं। तर्क, चिंतन, समस्या समाधान। अधिगम की उच्च स्तरीय प्रक्रिया तर्क, चिंतन तथा समस्या समाधान थोड़ा जटिल है, अतः छात्र तथा अध्यापक को इन्हें समझना अति आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान ने इन प्रक्रियाओं को छात्र तथा अध्यापक दोनों की दृष्टि से विस्तार से स्पष्ट किया है ताकि शिक्षण अधिगम को प्रत्येक दृष्टि से प्रभावी बनाया जा सके। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षाविदों ने को मनोवैज्ञानिक विधि से पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में छात्रों की परिपक्वता, आयु, मानसिक स्तर तथा पूर्व ज्ञान का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा वह छात्रों को बोझ लगेगा। पाठ्यक्रम ऐसा भी हो जो छात्रों तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो तथा पाठ्यक्रम का संगठन मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन शिक्षा मनोविज्ञान ने बच्चों की बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि एवं रुझान के मापन की उचित विधियों का विकास किया गया है और इनका मापन कर इनके आधार पर बच्चों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने की विधियों का विकास भी किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। मापन एवं मूल्यांकन मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की मानसिक शक्तियों, बुद्धि, अभिक्षमता, स्मृति एवं तर्क आदि के मापन की वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय विधियों का विकास किया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस आधार पर शैक्षिक मापन की भी वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय विधियों का विकास किया है। आज शिक्षा मनोविज्ञान में मापन एवं मूल्यांकन की इन सब विधियों का अध्ययन किया जाता है। शोध के क्षेत्र एवं विधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान अभी निर्माण की अवस्था में ही है। इसमें मानव व्यवहार एवं शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं का अध्ययन जारी है। इस हेतु इसमें शोध के क्षेत्र एवं विधि का भी अध्ययन किया जाता है। इस युग में शिक्षा से जुड़े प्रशासक, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की क्रियाओं का मापन एवं मूल्यांकन करने एवं उनमें सुधार करने की विधियों की खोज करने की एक नई विधि का विकास हुआ है, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अब इसके अंतर्गत दूसरी हेडिंग डालेंगे, शिक्षा के प्रयोगों में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान, कि किस प्रकार से हम शिक्षा के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान को प्रयोग करके उसका क्या क्या योगदान है। एक समय था जब शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, कक्षा अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध आदि को दार्शनिक विचारधारा के आधार पर निश्चित किया जाता था, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने इन सब की व्यवहारिक उपयोगिता तथा बालक और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आमूलचूल परिवर्तन करने पर बल दिया है। पहला है इसमें शिक्षण विधियाँ। क्रिया केंद्रित शिक्षण विधियाँ वाद विवाद शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण मशीन और शिक्षण की नवीन विधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान के अनुपम देन है। इन विधियों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं अधिक प्रभावी बना दिया है। दूसरा पॉइंट हम लोग डालेंगे, शिक्षण की युक्तियाँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम तथा रोचक बनाने के लिए सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि शिक्षण युक्तियाँ तथा करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना
आदि अधिगम की प्रविधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है। अनुशासन स्थापित करना। शिक्षा मनोविज्ञान परंपरागत सत्तात्मक अनुशासन, जिसमें डंडा हटा कि बच्चा बिगड़ा का विरोध करता है, तथा शिक्षक और छात्र के बीच प्रजातांत्रिक संबंधों पर जोर देता है, ताकि छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने रखने में भयभीत ना हो। शिक्षण सामग्री का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान ने अनेक प्रकार के दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का आविष्कार किया है, जिनके प्रयोग से शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बना सकता है। दृश्य सामग्री छात्र का अध्ययन केंद्रित करने तथा तथ्यों को भली भांति स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लचीली समय सारिणी। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव से पहले समय सारिणी बनाते समय मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब कठिन विषयों को सवेरे तथा सरल विषयों को दोपहर बाद पढ़ाया जाता है। अतः समय सारिणी बनाते समय विषयों के कठिनाई स्तर, सापेक्षित महत्व तथा छात्रों के थकान एवं नीरसता का भी ध्यान रखा जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के चहुमुखी विकास की वकालत करता है, मतलब चहुमुखी विकास की ओर ध्यान देता है। अतः वाद विवाद, खेल कूद, गायन, नृत्य, नाटक, स्काउट, ट्रेनिंग आदि को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाकर छात्रों को स्कूल में इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा। पहले पाठ्यक्रम के निर्धारण समय सारणी, स्कूल के नियमों आदि में बच्चे की उपेक्षा की जाती थी तथा उसकी क्षमताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आज बच्चों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा जॉन डीवी की इस सलाह पर पूरा ध्यान दिया जाता है। उनका सलाह यह है कि स्कूल इज़ फॉर द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज़ नॉट फॉर द स्कूल। अगला पॉइंट है छात्र अध्यापक संबंध। परंपरागत गुरु शिष्य संबंध बहुत कठोर रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान प्रजातांत्रिक संबंधों की वकालत करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक से आशा की जाती है कि वह छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करे तथा एक पथ प्रदर्शक की तरह काम करे। शिक्षक आज छात्र को बुद्धू, गधा आदि कहकर हतोत्साहित नहीं कर सकता है और न ही उससे मार पीट कर दंडित कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना कानूनी जुर्म है। प्रशासन। प्रबंध तंत्र प्राचार्य, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्रों के बीच लोकतांत्रिक, सद्भावपूर्ण, सहयोगात्मक तथा सहानुभूतिपूर्वक संबंध होने चाहिए, जिससे कि स्कूल एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था के वातावरण में संचालित हो सके। मेधावी तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों तथा अध्यापकों को विभिन्न अवसरों पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। अच्छी पाठ्य पुस्तकें छात्रों के लिए शिक्षक की भांति सहायक सिद्ध होती है। यदि पाठ्य पुस्तक की सामग्री का संगठन तथा प्रस्तुतिकरण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है तो वह पुस्तक छात्रों के लिए अधिक रोचक, सुगम तथा उपयोगी सिद्ध होगी। अतः यह हमारा प्रश्न का उत्तर यहाँ समाप्त होता है। आपने देखा कि इस प्रश्न को पढ़कर कि हमें इसका क्या उत्तर देना है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें यह करना है कि शिक्षा के सिद्धांत में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान रहा। इसमें बहुत सारे योगदान हैं, जैसे मानसिक अभिवृद्धि एवं विकास, मानसिक योग्यता एवं उसका मापन, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नता, विशिष्ट बालक, मनोविज्ञान, सीखना, शिक्षण, अभिरुचि, अवधान, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, विस्मृति, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, पाठ्यक्रम, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, मापन एवं मूल्यांकन, शोध के क्षेत्र एवं विधियाँ। और उसके बाद हम दूसरा हेडिंग डालेंगे शिक्षा के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान क्या क्या है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की युक्तियाँ, अनुशासन स्थापित करना, शिक्षण सामग्री का प्रयोग, लचीली समय सारिणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बाल केंद्रित शिक्षा, छात्र अध्यापक संबंध, प्रशासन, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। इस प्रकार यहाँ पर हमारा उत्तर समाप्त हुआ। धन्यवाद।